Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज a patient with heart failure is being treated with digoxin. During the digoxin therapy, which of the following condition could predispose the patient to digitalis toxicity? अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए डिगॉक्सिन मेडिसिन दी जा रही हो तो नीचे बताए ऑप्शन में से कौन सी कंडीशन के होने पर इस ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है? ऑप्शन ए हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन बी हाइपरकैलीमिया। डिगॉक्सिन ड्रग बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम्स के लिए। हार्ट फेलियर वह कंडीशन है जो कि हार्ट द्वारा पूरी बॉडी में आवश्यकता अनुसार ब्लड सप्लाई न पहुंचाए जाने पर होती है। सिंपली कहें तो हमारी बॉडी की ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को यदि हार्ट पंपिंग द्वारा पूरी नहीं कर पा रहा है तो इस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहते हैं और इस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए डिगॉक्सिन मेडिसिन दी जाती है जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को पावरफुल बनाती है जिससे कि ब्लड बहुत दूर तक पूरी बॉडी में पहुंच सके, पेरिफेरी एरियाज तक पहुंच सके। डिगॉक्सिन ड्रग जब भी क्लाइंट को दी जाती है तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि क्लाइंट की हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो ये मेडिसिन आप कभी भी उसे नहीं देंगे क्योंकि डिगॉक्सिन मेडिसिन देने पर क्लाइंट के हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस तो पावरफुल बनते हैं लेकिन जो हार्ट रेट होती है वो कम होने लग जाती है, इसलिए हमें इस चीज को मॉनिटर करना जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर माना जाएगा। अगर क्लाइंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी कि उसकी थायराइड ग्लैंड प्रॉपर मात्रा में थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो इस सिचुएशन के अंदर डिगॉक्सिन मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगी और ब्लड में इसका लेवल बढ़ेगा और क्लाइंट में डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यहां पर याद रखिएगा 3 चीजें हैं जो कि डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। पहला तो है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब है बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी का होना और तीसरा है हाइपर कैल्सीमिया यानी कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से ज्यादा होना। अगर क्लाइंट में थायराइड का लेवल कम है, पोटेशियम का लेवल कम है और कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है तो इन 3 कंडीशंस के अंदर डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a patient has undergone bronchoscopy
for collection of tissue specimens after the procedure, which of the following the nurse should observe in order to detect possible complications? किसी क्लाइंट के अंदर ब्रोंकोस्कोपी प्रोसेस करने के दौरान टिश्यू सैंपल का कलेक्शन करते हुए पेशेंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, जिसके लिए नर्स को लगातार पेशेंट को ऑब्जर्व करते रहना है? आपके ऑप्शंस हैं ब्लड टिंग्ड स्पूटम, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, ऑप्शन सी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसेस के द्वारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ब्रोंकोस्कोप को एडमिनिस्टर किया जाता है और फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अंदर से विजुअलाइज किया जाता है और आवश्यकता अनुसार वहां से टिश्यू का सैंपल भी कलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को करने के बाद क्लाइंट में कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट वन। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्लाइंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ब्रोंकोस्कोपी प्रोसेस के अंदर हम क्लाइंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकोस्कोप को एडमिनिस्टर करते हैं। मान लीजिए ये क्लाइंट का माउथ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है और ये क्लाइंट के लंग्स हैं। अब क्लाइंट के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर माउथ से हम ब्रोंकोस्कोप, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, उसे इंसर्ट करते हैं, वो आगे तक जाता है। जब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को, ब्रोंकोस्कोप को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो इंसर्शन के दौरान ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दीवारों पर कहीं ना कहीं टच होता है और इस घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो सकती है, जिसके कारण यहाँ ब्लीड हो सकता है या फिर हो सकता है यहाँ पर इन्फ्लामेशन आ जाए। अगर क्लाइंट में इस ब्रोंकोस्कोप के कारण ट्रॉमा हो जाए तो धीरे धीरे अंदर वाले हिस्से में इन्फ्लामेशन होगी, सूजन आ जाएगी और इस सूजन के कारण जो एयरवे का रूट था, पासेज वे था, वो नैरो हो जाएगा और क्लाइंट सही तरीके से सांस नहीं ले पाएगा, उसे डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग फेस करना पड़ सकता है। और अगर इसे हमने तुरंत आइडेंटिफाई नहीं किया तो क्लाइंट की लाइफ भी डेंजर में आ सकती है। तो याद रखिएगा, ब्रोंकोस्कोपी के दौरान ब्रोंकोस्कोप को इंसर्ट करते समय ब्रोंकोस्कोप के कारण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि ट्रॉमा हो जाए तो वहां पर इन्फ्लामेशन होगी और इन्फ्लामेशन के कारण रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा और क्लाइंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है और हमें इस चीज के लिए पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए। इस प्रोसीजर के बाद क्लाइंट में दूसरे और भी कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें कि क्लाइंट के अंदर एनेस्थीसिया दिया जाता है इस प्रोसेस के दौरान, तो लोकल एनेस्थीसिया की रिएक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म आ सकते हैं, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है। ये सभी प्रॉब्लम्स भी उसमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यदि बात की जाए तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, कफिंग, ब्लड टिंग्ड स्पूटम, ये सभी हो सकते हैं और ये ज़्यादा बड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ये तो ब्रोंकोस्कोप के नीचे की तरफ इंसर्ट करने के दौरान जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इरिटेशन होने के कारण होते हैं और ये ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन बेड वेटिंग। 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे यदि रात को बेड पर ही यूरिन पास कर देते हैं, बेड वेटिंग कर देते हैं, तो इस कंडीशन को एन्यूरेसिस के नाम से जाना जाता है।
और इस एन्यूरेसिस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आप किस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में ली जाती है? ऑप्शन ए लेसिक्स, ऑप्शन बी इमिप्रामिन। The right answer is option B इमिप्रामिन। प्रीवियस नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमिप्रामिन बेसिकली एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की मेडिसिन है जो कि एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग वाले चिल्ड्रन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा लेसिक्स जो है ये एक लूप डायूरेटिक ड्रग है। ये तो क्लाइंट के अंदर यूरिन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। जिन क्लाइंट के अंदर यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है उनमें यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेसिक्स नामक लूप डायूरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है और इस लेसिक्स के अंदर फ्रूसेमाइड नाम का सॉल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following ECG finding indicate the presence of hypokalemia? इनमें से ECG के अंदर कौन सा चेंज आने पर हम ये मानेंगे कि क्लाइंट को हाइपोकैलीमिया कंडीशन हो रही है? ऑप्शन ए टॉल पीक टी वेव, ऑप्शन बी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, ऑप्शन सी वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल। The right answer is option B ST segment depression। आपके सामने यहाँ पर एक नॉर्मल ईसीजी पैटर्न मैंने ड्रॉ किया है जिसमें सबसे पहले ये पी वेव है, फिर उसके बाद ये क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स है और ये यहाँ पर टी वेव है। नॉर्मली ईसीजी में यही वेव्स विजिबल होती हैं, लेकिन किसी क्लाइंट के अंदर यदि एस टी सेगमेंट जो कि इस जगह पर है वो नीचे की तरफ पाया जाए और टी वेव के बाद यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा यू वेव पाई जाए तो ये कंडीशन हमें हाइपोकैलीमिया कंडीशन के होने को बताती है। किसी भी एबनॉर्मल ईसीजी के होने पर यू वेव आपको नहीं दिखाई देगी। यू वेव अगर बनती है जो कि एक एक्स्ट्रा वेव है तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइपोकैलीमिया कंडीशन को बताती है। इसके अलावा हाइपोकैलीमिया होने पर आपको एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस्ड मिलेगा। ये इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि नॉर्मल पोटेशियम लेवल कितना होता है तो आप बता सकते हैं 3.5 से लेकर 5.2 एम मोल पर एल लीटर, ये हमारी बॉडी में नॉर्मल पोटेशियम लेवल माना जाता है। अगर पोटेशियम की मात्रा 3.5 से कम होती है तो ये कंडीशन हाइपोकैलीमिया कहलाएगी और अगर 5.2 से ज्यादा होती है तो ये कंडीशन हाइपरकैलीमिया कहलाएगी। हाइपो हो चाहे हाइपर हो, दोनों ही कंडीशन में हमेशा सबसे ज्यादा हमारा हार्ट प्रभावित होता है। पोटेशियम हार्ट के लिए बहुत ही इसेंशियल है और इसकी कमी या अधिकता होने पर हार्ट के अंदर एबनॉर्मल रिदम्स जनरेट होती हैं, डिसअरिथमिया जैसी कंडीशंस बनती हैं। पोटेशियम के सोर्स के बारे में भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा बनाना पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ऑप्शन बी लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन सी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन डी डार्विन। The right answer is option C हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहा जाता है जबकि जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्सीन विथ मैक्सिमम एफिकेसी
इनमें से कौन से वैक्सीन की मैक्सिमम एफिकेसी होती है? ऑप्शन ए ओपीवी, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी बीसीजी, ऑप्शन डी टीटी। वैक्सीन्स, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ये सभी अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम्स, चाहे स्टेट लेवल हो सेंट्रल लेवल हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें आप जरूर तैयार करके जाइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम एफिकेसी ऑफ वैक्सीन का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। मान लीजिए आपने 200 लोगों पर किसी वैक्सीन की एफिकेसी को पता करने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाया और इन सभी लोगों को आपने फेवरेबल कंडीशन दी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट दिया और इन 200 लोगों को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। 100 लोग एक ग्रुप में आ गए, 100 लोग दूसरे ग्रुप में आ गए। 100 लोगों को तो आपने वैक्सीन लगा दिया और दूसरे 100 लोगों को आपने वैक्सीन नहीं लगाया, यानी कि अनवैक्सीनेटेड पीपल थे ये। अब जिन 100 लोगों को आपने वैक्सीन लगाया, इन 100 लोगों में कितने लोगों को डिजीज नहीं हुआ, ये कंडीशन जो है एफिकेसी कहलाती है। मान लीजिए आपने 100 लोगों को वैक्सीन लगाया और उनमें से 80 लोगों को 80% लोगों को ये डिजीज नहीं हुआ और यहाँ पर 100 के 100 लोगों को डिजीज हो गया, तो यहाँ पर वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 80% मानी जाएगी। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि किस वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभाविता सबसे ज्यादा होती है इन चार ऑप्शंस में से? ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स, बीसीजी या टीटी? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मीजल्स। यहाँ पर मीजल्स वैक्सीन की एफिकेसी सबसे ज्यादा है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनी होती है तो आप बता सकते हैं 90%। मीजल्स वैक्सीन की एफिकेसी 90% होती है और मीजल्स को ही आप रूबीओला नाम से भी जानते हैं। रूबीओला भी इसी डिजीज को कहा जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन की एफिकेसी यदि आपसे पूछ लिए जाए तो आप बताएंगे 65 से 80%। बेसिलस कालमेटी गुवेरिन यानी बीसीजी वैक्सीन जो कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज के लिए दिया जाता है, इसकी एफिकेसी होती है 50%। और टिटनस टॉक्सोइड जो कि टीटी डिजीज से प्रिवेंशन हमें देता है, इसकी एफिकेसी होती है 70%। और अगर ओवरऑल आपसे पूछ लिया जाए कि सभी वैक्सीन के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी हाईएस्ट एफिकेसी वाला वैक्सीन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे रूबेला। इसे आप स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। रूबेला, जिसे आप जर्मन मीजल्स के नाम से भी जानते हैं, इसकी हाईएस्ट एफिकेसी होती है 95%। इट इज द हाईएस्ट एफिकेसी वैक्सीन। rubella vaccine have the highest efficacy of vaccine, that is 95%. Take a screenshot for your revision. Which of the following statements indicate that the client with a peptic ulcer understands the dietary modification he needs to follow at home? किसी क्लाइंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज था और अब उसे ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब ये पेशेंट नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन से ट्रीटमेंट को या एडवाइस को अपने घर पर फॉलो करेगा जो इसके लिए बेनिफिशियल रह सकती है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, आई शुड ईट अ ब्लॉन्ड सॉफ्ट डाइट। Option 2, it is important to eat 6 small meals a day. Option 3, I should drink several glasses of milk a day. Option 4, I should avoid alcohol and caffeine. The right answer is option 4,
I should avoid alcohol and caffeine. पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को अल्कोहल और कैफीन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करता है, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को भी प्रमोट करता है। और अगर गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा सिक्रीट होंगे, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इरिटेट होगी, गैस्ट्रिक म्यूकोसा इरिटेट होगी, तो अल्सर्स हील नहीं हो पाएंगे और क्लाइंट में ये कंडीशन बनी रहेगी या फर्दर आगे ज़्यादा बढ़ सकती है। तो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स को कभी भी अल्कोहल और कैफीन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा ब्लेंड डाइट, सॉफ्ट डाइट का इस्तेमाल करना आवश्यक नहीं है। 6 मील्स अ डे लेना इज नॉट इसेंशियल, और सेवरल ग्लास ऑफ मिल्क अगर क्लाइंट लेगा तो इससे एक्चुअली HCl का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये क्लाइंट को बेनिफिट नहीं पहुंचाएगा, डिजीज को प्रमोट कर सकता है। तो हमें क्लाइंट को ज्यादा मिल्क लेने के लिए भी नहीं कहना है। पेप्टिक अल्सर सिंपली ऐसी कंडीशन है जिसके कारण इंटेस्टाइन या स्टमक की म्यूकोसल वॉल में इरिटेशन होती है, अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि उनमें ब्रेकडाउन हो जाता है। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि एक बैक्टीरिया है। पेप्टिक अल्सर का प्रॉपर यदि ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इससे गैस्ट्रिक कैंसर जैसी कंडीशन भी हो सकती है। पेप्टिक अल्सर के मैनेजमेंट के लिए वैगोटॉमी प्रोसेस इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं होता तो। इस प्रोसेस के अंदर हम वेगस नर्व को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं सर्जरी द्वारा, ताकि वहां पर गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय। इनमें से किसके द्वारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस डिजीज नहीं होता? ऑप्शन ए वुचेरेरिया ब्रूजिया, ऑप्शन बी वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ऑप्शन सी बुर्जिया मलाई, ऑप्शन डी बुर्जिया टिमोरी। Important question for upcoming Rajasthan CHO, PGI, RML, NORCET exam. Yes, exactly the right answer is option A. Wuchereria brugia is not a causative agent for lymphatic filariasis. फाइलेरियासिस डिजीज को आप एलिफेंटेसियासिस के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, इसे कॉमनली हम एलिफेंटियासिस के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे आप हाथी पांव रोग के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इस रोग के होने पर पर्सन का जो पैर होता है वो हाथी के पांव की तरह बड़ा और मोटा हो जाता है। बेसिकली ये एक पैरासाइटिक डिजीज है, यानी कि पैरासाइट से होने वाली डिजीज कंडीशन है, और इसमें 3 बड़े पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो फाइलेरियासिस कंडीशन है वो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक पैरासाइट के द्वारा होती है। जितने भी एलिफेंटेसिस डिजीज कंडीशन है उनमें से 90% केसेस के लिए वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक पैरासाइट ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके बाद जो ब्रूजिया मालाई नाम का एजेंट है, ये मोस्ट ऑफ द रिमाइंडर ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जो बचे हुए 10% केसेस हैं उनमें ज्यादातर बुर्जिया मलाई के द्वारा होते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस जो हैं वो ब्रूजिया टिमोरी के द्वारा भी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई और ब्रूजिया टिमोरी, ये तीनों ही कॉजेटिव एजेंट हैं लिम्फेटिक फाइलेरियासिस यानी हाथी पांव डिजीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी क्विकनिंग, ऑप्शन सी एमेनोरिया, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। प्रेगनेंसी जो कि
42 वीक्स का टोटल पीरियड होता है। हम इसे अलग अलग वीक्स में अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर 12 वीक्स का जो पीरियड है इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के रूप में जानते हैं। 13 वीक्स से लेकर 28 वीक्स का जो समय होता है उसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। और 29 वीक्स से लेकर टिल डिलीवरी यानी बच्चे का जन्म होने तक का समय थर्ड ट्राइमेस्टर के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर जो 13 वीक से लेकर 28 वीक का समय होता है, इस पीरियड के अंदर सबसे यूनिक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा देखने को मिलता है, ये आपको बताना है। देखिएगा, वॉमिटिंग और एमेनोरिया ये आपको दोनों ही फाइंडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर से देखने को मिलती हैं। प्रेगनेंसी की शुरुआत में पहले 3 महीनों में जो वॉमिटिंग का रीजन होता है वो एचसीजी हार्मोन की प्रेजेंस का होना होता है। और जैसे ही कंसीव होती है वुमेन तो उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज एमेनोरिया कहलाता है। ये दोनों ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलते हैं। उसके बाद एनोरेक्सिया जो है एक ज़्यादा पॉपुलर फीचर नहीं है, कॉमन फीचर नहीं है। एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख नहीं लगना। और फाइनली आपके पास ऑप्शन बी बचता है जो कि है क्विकनिंग। जैसे ही वुमेन 18 से 20 वीक के पीरियड के बीच में होती है, 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के पीरियड में होती है, उसे अपने फीटस की मूवमेंट फील होने लगती है। इसे ही हम क्विकनिंग के नाम से जानते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को 18 से 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की मूवमेंट का फील होना क्विकनिंग कहलाता है और यही प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर का इंपॉर्टेंट फीचर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेसमेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस के लिए कौन सी स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए ट्यूबल ऑस्टिया, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी एवी नोड, ऑप्शन डी पुर्किंजे फाइबर्स। It is a technical typing error. Please avoid it. It is not mode, it is node. यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्शंस की शुरुआत हेतु जो पॉइंट पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे आप किस नाम से जानते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, एग्जैक्टली द आंसर इज ऑप्शन ए ट्यूबल ऑस्टिया। जैसे कि मान लीजिए ये किसी वुमेन का यूट्रस है और ये सर्विक्स वाला पार्ट है, दिस इज सर्विक्स वाला पार्ट एंड दिस इज द फैलोपियन ट्यूब्स। तो यूट्रस में जिस जगह से फैलोपियन ट्यूब निकलती हैं उस जगह पर कॉर्नर पर बिल्कुल इस तरह की दो दो स्ट्रक्चर्स या एक एक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इसे हम ट्यूबल ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इन ट्यूबल ऑस्टिया से ही डिलीवरी या लेबर प्रोसेस के दौरान इंपल्स जनरेट होते हैं और पूरे यूट्रस में फैलते हैं, जिसके कारण यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और बेबी की डिलीवरी हो पाती है। हमारे हार्ट के अंदर जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, इसके 4 चैम्बर हैं और ये राइट एट्रियम वाले पार्ट में सुपीरियर वेना कावा के पास इस जगह पर एक स्मॉल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एसे नोड के नाम से जाना जाता है। इस एसे नोड द्वारा इंपल्स का जनरेशन होता है और फिर ये इंपल्स पूरे हार्ट पर फैलते हैं, जिसके कारण हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और ब्लड का बॉडी में फ्लो हो पाता है। उसी प्रकार से यूट्रस के अंदर भी प्रेगनेंसी के दौरान ट्यूबल ऑस्टिया स्ट्रक्चर एक्टिवेट होती है, जिसके कारण डिलीवरी वाले समय में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और बच्चे की डिलीवरी हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन चारों में से किस पेशेंट में यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलेगी? ऑप्शन ए डायबिटिक इंसिपिडस, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, ऑप्शन सी हाइपरवॉलीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैलीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी नॉर्मल कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1.0052 टू 1.030। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी इस रेंज के अंदर है रिपोर्ट में, तो ये नॉर्मल मानी जाएगी। अगर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.030 से ज़्यादा होती है, तो इसके लिए दो मेजर कॉज रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। पहला, डिहाइड्रेशन, चाहे वो क्लाइंट को ब्लड लॉस होने के कारण हो, या फिर सीवियर नोजिया वॉमिटिंग के कारण हो, या फिर डायरियल कंडीशन के कारण हो। इसके बाद एस आई ए डी एच कंडीशन के अंदर भी यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ी हुई मिलती है। SIADH का फुल फॉर्म है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यानी कि अगर क्लाइंट के अंदर ADH हार्मोन नॉर्मल से बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। सिंपली याद रखिएगा, अगर क्लाइंट की बॉडी में पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, या फिर उसका यूरिन नहीं बन पा रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। और अगर क्लाइंट को ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा यूरिन बन रहा है, तो उसे आप उस कंडीशन में यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी कम मिलेगी। जैसे कि इस कंडीशन का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ADH हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो पाता। हमारे ब्रेन में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां से ADH हार्मोन का सिक्रीशन होता है। और मान लीजिए कोई ऐसा एक्सीडेंट वाला पेशेंट आया जिसके ब्रेन में इंजरी हो गई, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ADH हार्मोन सिक्रीट नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन के अंदर क्लाइंट में डायबिटीज इंसिपिडस होगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा यूरिन आउटपुट बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन के अंदर यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी। डायबिटीज इंसिपिडस वाले पेशेंट के अंदर एक दिन के अंदर 20 लीटर तक यूरिन आउटपुट भी देखने को मिल सकता है। इट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BCG vaccine and diluent is stored at which temperature? BCG वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए? ऑप्शन ए -2 से -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -1 टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -1 टू -5 डिग्री सेंटीग्रेड। BCG वैक्सीन पाउडर फॉर्म में अवेलेबल वैक्सीन है, जिसे यूज करने से पहले रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी इसमें लिक्विड मिलाना पड़ता है, डाइल्यूएंट मिलाना पड़ता है। और इसके लिए जो डाइल्यूएंट है वो नॉर्मल सलाइन इस्तेमाल किया जाता है। BCG वैक्सीन को तैयार करते समय कभी भी डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल ना करें, इससे क्लाइंट में इरिटेशन हो सकती है। The right answer is ऑप्शन बी। BCG वैक्सीन को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए। BCG वैक्सीन हीट और लाइट से सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे प्रॉपर स्टोर करना आवश्यक है। BCG वैक्सीन टीबी से हमें बचाता है और इसे जन्म के तुरंत बाद या 1 साल की उम्र तक लगाया जाता है। ये हमेशा लेफ्ट हैंड में डेल्टॉइड मसल के अंदर लगता है, और ये एकमात्र ऐसा वैक्सीन है जो कि स्कार फॉर्मेशन करता है, परमानेंट निशान छोड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने का एडवांटेज कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए प्रोमोशन ऑफ GI फंक्शन, ऑप्शन बी fostering immune defense, ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, ऑप्शन डी इकोनॉमिक एडवांटेज। इस एक्सेप्ट वर्ड को इग्नोर ना करें, इसकी प्रेजेंस पूरे क्वेश्चन के मीनिंग को
360 डिग्री पर चेंज कर देती है, 180 डिग्री पर चेंज कर देती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर अगर आपने ऑप्शंस को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर देने में कंफ्यूज हो रहे होंगे। जब भी बच्चे को न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो उससे उसे न्यूट्रिशनल बैलेंस मिलता है, बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। यहाँ पर इम्बैलेंस लिखा था, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। न्यूबॉर्न बेबी को अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप करवाते हैं तो उससे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन उसके बेहतर होते हैं, उसका उसे इम्यूनिटी अच्छी बनती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है और ब्रेस्ट मिल्क को परचेज नहीं करना पड़ता। ये इसका एक इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following agents causes discoloration of teeth if taken with the milk? इनमें से किस मेडिसिन को मिल्क के साथ लेने से टीथ डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी दांतों का कलर परमानेंटली बदल सकता है? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। The right answer is option A tetracycline. टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन को कभी भी मिल्क के साथ नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे टीथ डिस्कलरेशन हो सकता है। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन कभी भी 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन बच्चों की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है। Next question, very most important question. In which disease कॉप्लिक स्पॉट्स occur? इनमें से किस कंडीशन में कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए पर्टुसिस, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी जापानीज एंसेफेलाइटिस, ऑप्शन डी डिप्थीरिया। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। मीजल्स यानी रूबियोला डिजीज होने पर कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। और ये कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ पर पाए जाते हैं तो आप बता सकते हैं, ये माउथ के अंदर पाए जाते हैं। माउथ में भी स्पेसिफिकली यदि इसकी लोकेशन पूछी जाए तो आप बता सकते हैं बकल म्यूकोसा पर। कहाँ पर? माउथ के अंदर बक्कल म्यूकोसा पर ये पाए जाते हैं। और एग्जैक्टली यदि एग्जामिनर आपसे पूछे तो बता सकते हैं फर्स्ट और सेकंड अपर मोलार टीथ के अपोजिट। लिखिएगा, अपोजिट फर्स्ट एंड सेकंड अपर मोलार टीथ। पहले और दूसरे अपर मोलार टीथ के जस्ट ऑपोजिट बक्कल म्यूकोसा पर कॉप्लिक स्पॉट्स पाए जाते हैं जो कि मीजल्स डिजीज के होने को बताते हैं। ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं ये रेड कलर की रिंग के बीच में व्हाइट कलर की डॉट लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे कि सैंड होते हैं, जैसे कि मिट्टी के सफेद कलर के दाने होते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है वैसे ही सफेद कलर के डॉट बीच में और आसपास रेड कलर की रिंग पाई जाती है। इसे हम कॉप्लिक स्पॉट्स के नाम से जानते हैं। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है
और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।